आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? तुम लोग भी तो बोल सकते हो, बोल क्यों नहीं रहे? नहीं बोल सकते क्या? आ रही है बस। आ रही है, ठीक है। चलो आज न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे हम लोग, वर्क पावर एनर्जी। कौन सा? वर्क पावर वर्क एनर्जी। पावर। क्या? सर हमारे स्कूल में भी यही चैप्टर चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशन हो गया तुम्हारे स्कूल में? नो सर, वो वाला हाँ, करना है सर, अभी सर करना है अभी। हमारा भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन चल रहा है उसमें। सर हमने मोशन वाला खत्म कर दिया है। ओ, चलो ठीक है। अभी हम लोग आज वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। इसका डीपीपी तुम लोग को मिल जाएगा। टेस्ट है तुम लोग का, दोनों चैप्टर आएगा, ठीक है। ये ओके भी सर। आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी, और काइनेमेटिक्स का जो पहला चैप्टर था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके सर। और इस बार न्यूमेरिकल ज़्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। आज 12 ही बच्चे आए हैं। पिछले क्लास में बोल दिए थे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगा, इसलिए कम बच्चे आए हैं क्या? सब लोग याद रखते हो क्या मास्टर क्या बोला पिछले बार? सर 30-40 बच्चे होते हैं सिर्फ क्लास में। क्या? सर 30 से 40 बच्चे क्लास में होते हैं हमेशा। 30 से 40 बच्चे? क्या बस बोल रहे इतने बस इतने ही बच्चे आते हैं सर फिनिक्स की क्लास में मैक्सिमम। हो ना? ऐसा नहीं है, हम तो देखे थे पिछले क्लास 18 बच्चे थे। चलो देखते हैं। वर्क पावर एनर्जी, ये तीनों हम लोग को पढ़ना है। ये हम लोग पहला पढ़ेंगे, दूसरा ये पढ़ेंगे, तीसरा ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे वर्क क्या होता है, ठीक है। देखो, आम बोल चाल के भाषा में जो वर्क होता है वो फिजिक्स के भाषा में वर्क नहीं कहलाता है, ठीक है। आम बोलचाल के भाषा में वर्क क्या है? जैसे तुम पढ़ रहे हो तो तुम बोलोगे काम, काम कर रहे हैं। वर्क मतलब क्या? काम। वर्क मतलब क्या? काम। ऐसा ही समझते हैं हम लोग। तो ऐसे फिजिक्स की भाषा में इसको काम नहीं बोलेंगे। कोई पढ़ रहा है लिख रहा है उसको काम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो तुम
सिर्फ सोच रहे हो वो भी काम है, ठीक है। तुम अगर कुछ खा रहे हो वो भी काम है, खाना भी काम है, ठीक है। तो इस तरह का काम है, ठीक है। फिजिक्स में आखिरकार किस चीज को काम बोलेंगे, सवाल ये आता है कि किस चीज को हम लोग फिजिक्स में काम बोलेंगे, ठीक है। हम लोग उन सारी चीजों को काम बोलेंगे जब तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट पे एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करो, तुम फोर्स अप्लाई करो, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करो, तुम फोर्स अप्लाई करो और उसके बाद वो चलने लगे, वो क्या करे, डिस्प्लेस हो जाए, एस डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस हो जाए कुछ, ठीक है। कुछ क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे वर्क हुआ है, क्या बोलेंगे, वर्क हुआ है, वर्क हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में हम लोग कब बोलेंगे वर्क बाबू लोग, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट में क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, ठीक है, और वो चलने लगे, चल के कुछ डिस्प्लेस हो जाए, कुछ भी थोड़ा सा भी यहाँ ही आ जाए, ठीक है, तब क्या बोलेंगे, कुछ वर्क हुआ है। अगर तुम फोर्स लगाए और वो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं तो बोलेंगे वर्क नहीं किए तुम क्या किए, वर्क नहीं किए। जैसे मान लो ये बोर्ड है और हम इसको मान रहे हैं, बहुत जोर से धक्का दे रहे हैं और ये कुछ नहीं हो रहा, घसक भी नहीं रहा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कोई वर्क नहीं किए भाई तुम, ठीक है। अरे बोलो समझ में आया या नहीं आया ये बात, आ गया आ गया ना ये बात, सर, छोटा आ सा गई बात है, समझ, आ गई सर। ठीक है। ये छोटा सा बात है कि वर्क क्या होता है, ठीक है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब चलो लिखो वर्क का डेफिनेशन, वर्क का डेफिनेशन लिखो, व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन फोर्स, when a force acts on an object and the object moves, and the object moves, we say that, we say that the force has done work on the object। हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, when a force Yes, sir. acts on an object and the object moves, and the object moves, we say that, we say that the force, we say that the force has done work on the object, we say that the force has done work on the object, ठीक है। ये वर्क का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और अभी हम आगे बता रहे हैं तुम लोग को, पहले एक दो चीज सीखना बहुत जरूरी है, पहले वो चीज सीख लो, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, हम फिर भी सिखा रहे हैं, ठीक है। देखो कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का कंपोनेंट लेना सीखो। कंपोनेंट मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है। फोर्स का टुकड़ा, अब देखो यहाँ फोर्स का क्या है, कैसे टुकड़ा करेंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई, ये एग्जांपल ऐसे मानो तुम, ये तुम्हारे पास ये कोई बेंच है या टेबल है, ठीक है, ये सरफेस पे है और तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, और इसमें फोर्स लगा के, ऐसे फोर्स लगा के इसको खींच रहे हो, ठीक है। अब बताओ ये ऐसे आ जाएगा क्या, ये ऐसे चढ़ जाएगा क्या ऊपर, ये टेबल कैसे जाएगा बाबू लोग बताओ, टेबल कैसे, ये ऐसे चला जाएगा क्या टेबल, अरे तुम फोर्स लगाओगे टेबल ऐसे चला जाएगा क्या, रस्सी से बांध के फोर्स लगाओगे तो बोलो। नो सर, सर टेबल उसी डायरेक्शन में जाएगा फोर्स लगा। यस सर। हाँ देखो यहाँ टेबल किस डायरेक्शन में जाएगा, टेबल इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, करेगा, ये नॉर्मल सा बात है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। मान लो तुम बहुत दूर से फोर्स लगा रहे हो, थोड़ा समझना आसान होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, करेगा या नहीं करेगा बोलो, करेगा ना भाई, नहीं मान रहे क्या, करेगा ना, ठीक है। अब तुमने फोर्स लगाया था इधर, ठीक है, और ये इधर मूव करने लगा, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या जानते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पर है, और फिर जाके उसमें जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में चलने लगेगा। पर यहाँ तो तुम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में क्यों चल रहा है, समझ में आ रहा है ये बात। इसका मतलब क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गलत है, नहीं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गलत नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मायने है कि ये जो फोर्स तुमको दिख रहा है, तुम लगा तो रहे हैं इधर से, ठीक है, पर फोर्स का कुछ पार्ट इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसको मान लो बोलते हैं F1, ठीक है, क्या बोलते हैं F1,
और वही जो F1 फोर्स है, यानी कि जो फोर्स इसको, इस मास को x डायरेक्शन में लेके जा रहा है, वो फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, उसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। अब देखो दूसरा भी बात देखो, एक बात बताओ, जब तुम इसको बहुत आगे ले आओगे, बहुत आगे, जैसे मान लो यहाँ तक आ गया, टेबल यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है, अब भी तुम फोर्स लगाओगे ना तो ये ऊपर भी चलने लगेगा, मतलब कि कुछ दूर आएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर भी उठने लगेगा, टेबल कुछ ऐसा हो जाएगा, टेबल कुछ ऐसा हो जाएगा कुछ देर बाद। ऐसा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो। नहीं होगा क्या? ऐसा हो होता है जाएगा। ना, हो टेबल जाएगा थोड़ा सर। सा ऊपर उठ जाता है कभी कभी। आपने क्या बोला? क्या? सर आपने ये वाला जो टेबल वाली बात बोली, ये वाली समझ नहीं आई सर। अरे यार, जैसे मान लो ये टेबल था ये पहले, ठीक है, हम बहुत दूर से खींच रहे थे इसको, ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा था, ऐसे सीधा सीधा जा रहा था, ठीक, हम की फोर्स इधर लगा रहे थे, पर ये मूव किधर हो रहा था, इधर मूव हो रहा था, ठीक है। अब धीरे 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 ये मूव हुआ, और देखो जब ये आगे बढ़ते जाएगा तो ये टेबल थोड़ा सा उठ भी जाता है, नहीं उठता है क्या? कभी कभी तुम रस्सी बांध के कुर्सी खींचना प्लास्टिक का, पता चलेगा थोड़ा आगे आया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उठने लगा, ऐसा होता है ना। इसका मतलब क्या है? ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब ऊपर भी कोई फोर्स लग रहा है, उसको मान लेते हैं F2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने फोर्स लगाया इधर, पर उसका कुछ कंपोनेंट मतलब कुछ टुकड़ा फोर्स का वो x डायरेक्शन में भी लग रहा है और y डायरेक्शन में भी लग रहा है, और y डायरेक्शन में जो लग रहा है उसको F2 बोल रहे हैं, x डायरेक्शन में जो लग रहा है उसको F1 लग रहा है, F1 बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आज सीखेंगे कि ये F1 कैसे कैलकुलेट करेंगे और F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक थ्योरी में किसी को दिक्कत है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स का क्या मतलब है? बोलो जल्दी से। नो सर। चलो हम बताते हैं, देखो अब आगे का काम देखो, ये वाला तो ऐसे तुम लोग के दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है, ये लिखने की बात नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए। 11th वाला बात हम बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे सुनो, जैसे मान लो ये सरफेस है और यहाँ पे एक मास है, और इस मास को F फोर्स से खींच रहे हैं, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा मान लो 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थीटा क्या होता है? वेरिएबल होता है एंगल के टर्म में। एंगल के टर्म में क्या होता है? वेरिएबल होता है, जैसे x इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वैसे ही थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? डिग्री में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी डिग्री हो सकता है, ठीक है। ये बात किसी को क्लियर, दिक्कत तो नहीं है बात में? हाँ, ये पता है ना, यस सर थीटा कुछ पता भी हो सकता है, यस ठीक सर है। पता। तो देखो यहाँ सुनो, अभी जो हम बता रहे हो याद कर लो, अभी फिलहाल जो है ना तुम याद कर लो। अच्छा, ये कितने लोगों को पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है? b बाई एच होता है, ये पता है? sin थीटा बराबर होता है p बाई एच, यस सर। और आपने tan थीटा बराबर होता है p बाई b, ये पता है तुम लोग को? बताया था कुछ। यस सर पता। सर याद नहीं क्या है सर, पता है ये। सर पता आपने है? बताया कि कैसे करते हैं। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरी यस सर। हरी बोल, ठीक है, ये बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है, ऐसा है। तो P बाई एच ये साइन थीटा हो गया, B बाई एच ये कॉस थीटा हो गया, और P बाई B क्या हो गया? टेन थीटा हो गया, ठीक है। ये हम बताए थे ना तुम लोग को, बोलो। यस सर। बताए थे ना, याद है ना भाई इतना? ये यस चीज सर बहुत जरूरी है ये सब, इसलिए बार बार हम बता रहे हैं, तुम लोग याद रखना भाई ये सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुनो, ये याद है तो ये वाला मेथड भी हम समझा देंगे, बस अभी याद रखना, अभी जो हम बोल रहे हैं वो याद करो। कि जैसे मान लो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, याद क्या करना है, देखो नोट करके लिखो, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, अभी हम बता रहे हैं, तुम लोग ध्यान से बस नोट करके लिखो अभी फिलहाल। जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको cos थीटा लेंगे, एंड जिस एक्सिस के साथ
नहीं बनाएगा उसको साइन थीटा लेंगे। ठीक है, ये दो बात जो है तुम लोग दिमाग में रखोगे। ठीक है, अभी हम तुम लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब जाके तुम लोग को क्लियर होगा। ये सब हम मिटा रहे हैं। ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये एफ एक्स का मतलब होता है फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ये मतलब होता है। और एफ वाई का मतलब होता है, इधर जो फोर्स होगा उसको बोलेंगे एफ वाई, और इसका मतलब होता है फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब तुमको एफ एक्स लिखना होगा तो लिखोगे एफ कॉस थीटा। क्या लिखोगे? एफ कॉस थीटा। और एफ वाई लिखना होगा तो क्या लिखोगे? एफ साइन थीटा। क्या लिखोगे? एफ साइन थीटा। याद क्या करवाए हैं नोट करके? जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, किस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बताओ तुम लोग, यहाँ पे देख के बताओ किस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है मेरे भाई लोग? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। इसलिए एफ एक्स बराबर क्या लिखे? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। और किस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बना रहा है? वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है? नहीं बना रहा है, तो वहां पे लिखे एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा ये लिखा है। जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाएगा उसको साइन थीटा लेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? बताओ, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है तुम लोगों को कुछ? हाँ, ये मिटा ये वाला। चलो देखो, अब देखो थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कुछ वैल्यू ले लेते हैं, तुम लोग से कराते हैं सवाल। ये मान लो फोर्स है, ये मान लो 30 डिग्री है, और तुम लोग को बताना ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा? बोलो जल्दी बताओ सब, बताओ भाई। सर एफ एन होगा 30। बोलो क्या होगा? सर डरो मत, बोल जाओ। एफ एन 30 होगा। एफ एक्स, ये एफ एन नहीं है, एफ एक्स है। एक्स है, ये यस सर एक्स। एफ एक्स। एफ कॉस 30 डिग्री ये होगा, और ये क्या होगा? एफ साइन 30 डिग्री। अच्छा ये बताओ, एफ की तुम लोग को वैल्यू ये क्या है? टेबल या क्या बोले? एफ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ये तुम लोग को याद है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके एक्सक्यूज मी सर। साइन 0 डिग्री। हाँ बोलो बालक। सर ये बोलो। पहले वाला तो समझ आ गया सर, एफ एक्स वाला। सर एफ वाला, एफ वाई वाला समझ नहीं आया। अरे जिस एक्सिस के साथ एंगल नहीं बन रहा था उसको क्या लेते हैं? साइन लेते हैं ना, साइन सर ये लिए। 30 और डिग्री यहाँ कौन सा पे है सर? 30 डिग्री यहाँ गिवन है ना, ये 30 डिग्री यहाँ पे लिखे सर थे ना। देखो यहाँ ये एंगल थीटा था ना बालक, ये थीटा था ना, लिखे थे ना एफ वाई, एफ साइन थीटा। ये थीटा कहाँ से लिए थे? ये वाला लिए थे ना। यहाँ यस पे साइन के साथ थीटा कौन सा लिए थे? ये वाला लिए थे ना। सर तो यहाँ रूट पे भी जब थ्री तुम बाई साइन टू एफ लिखोगे होगा तो और थीटा 1/2 कौन सा एफ। लोगे? यहाँ 30 डिग्री लोगे ना। यस सर समझ नहीं आ आया गई। समझ में? सर आ गई। ठीक है चलो सर आ गया। देखो यहाँ सुनो। अब एक बात बताओ, ये वाला याद है? ये टेबल याद है तुम लोग को? साइन 0 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 डिग्री क्या होता है? नहीं याद है? सर याद है, याद बोलो, याद है? आता है सर। देखो हम फिर से बता दे रहे हैं तुम लोग को क्या करना है। 0, ये करना क्या है, थोड़ा सा छोटा टेबल बन गया। चलो फिर से बनाते हैं टेबल। तुम लोग को टेबल लिखते जाना, ठीक है? ये सब लिखते जाना मेरे भाई लोग। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ऐसा लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है,
उसमें लिखो पहले, ये पहले लिखते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है, ये लिख दिए। अब सब में 4 से डिवाइड दे दो, 4 से डिवाइड दे दो। अब बताओ ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1/4, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 3/4, और ये कितना हो गया 1, हो गया ना, ठीक है। उसके बाद सबका रूट ले लो, सबका क्या करो, रूट ले लो। रूट को के कितना हो गया बताओ, ये 0, ये कितना हो गया 1/2, ये कितना हो गया 1/√2, और ये कितना हो गया √3/2, और ये कितना हो गया 1, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया तुम लोग को? ये स्टेप 1 है। यस सर। स्टेप 1 जब क्या किए 0 1 2 3 4 लिख दिए। स्टेप 2 में इसी में स्टेप 2 भी है। स्टेप 2 में आपने क्या किया 4 से डिवाइड दिया, और स्टेप 3 में आपने क्या किया सबका रूट ले लिया, ठीक है। बस 3 स्टेप है और तुमको वैल्यू मिल गया। अब ये किसका वैल्यू मिला है देखो, साइन थीटा यहाँ लिखो, और ये मिला है तुमको 0 डिग्री का, ये मिला है 30 डिग्री का, ये मिला है 45 डिग्री, ये मिला है 60 डिग्री, और ये मिला है 90 डिग्री का। साइन 0 डिग्री कितना होगा 0, पढ़ने सीखो यहाँ पे। ये थीटा है ना, थीटा क्या वेरिएबल है, तो साइन 0 डिग्री, एक बार थीटा की जगह पे 0 होगा तो आंसर क्या आएगा 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2, थीटा की जगह क्या लिखोगे 30 डिग्री। यहाँ पे तुम इमेजिंग करो साइन है, यहाँ पे क्या इमेजिंग करो साइन है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। ये वाला साइन कहाँ एज्यूम करोगे यहाँ पे, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन यहाँ पे एज्यूम करो साइन 90 डिग्री 1। समझ में नहीं आया ना तुम लोग को? सर आ गया। आया या नहीं आया? अगर मान लो कल यहाँ पे कोई बोलेगा कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, कॉस थीटा का, तो देखो कॉस थीटा में तुम जो यहाँ से ये लास्ट ऐसे गए हो ना, ऐसे ऐसे लिखे हो। अब ये वाला वैल्यू पहले लिखो 1, उसके बाद ये लिखो √3/2, उसके बाद लिखो 1/√2, उसके बाद लिखो 1/2, उसके बाद लास्ट में लिखो 0। तो जब कॉस थीटा का वैल्यू आएगा, सुनो हमको बोलने दो अभी, कॉस थीटा का वैल्यू पूछेगा तो कॉस यहाँ पे लिखो, कॉस यहाँ पे, साइन की जगह क्या लिख दो कॉस, कॉस 0 डिग्री 1, फिर कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। बोलो अब क्या दिक्कत है, बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? नो सर। ओ सर। टेबल समझ में आया सबको? आ गया ना? पढ़ने भी समझ में आया ना यार तुम लोग को? नहीं आया पढ़ने समझ में? आ गया ना? ठीक है। अब ये टेबल का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो इसी केस में फोर्स का वैल्यू दिया हुआ रहे, फोर्स का वैल्यू दिया रहे 10 न्यूटन, तो बताइए एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा 10 इंटू साइन कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना है √3/2, √3/2 यानी कि 5√3 न्यूटन। समझ में आया है नहीं आया बोलो? अरे बोलो, यहाँ से नहीं आ रहा समझ में कुछ भी? आ गया समझ सर। यहाँ देखो एफ साइन 30 डिग्री, एफ कितना है 10 है, 10 साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, ये कितना हो गया 5 न्यूटन। आया समझ में? यस सर। बताओ सब यस सर। आ गया ना? कंपोनेंट लेने के लिए आया कि नहीं आया बोलो? सर ये सिर्फ 90 डिग्री तक ही होता है। हाँ 90 डिग्री तक, अभी तुम्हारे लिए 90 डिग्री बहुत होगा, वो सब बात की बात है। अभी तुमको जितना समझा रहे तुम उतना समझने में कंसंट्रेट करो ना, आसमान जमीन का बात मत करो। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? अभी अभी जो हम बता रहे हैं उसमें अभी तुम ये करो, होने के लिए कहीं नहीं होगा यार, ऐसे फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो भी यहाँ से एंगल मेजर करोगे तो कुछ होगा, यहाँ से एंगल मेजर करोगे तो अलग होगा। उसके लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जानना होगा तुमको, मतलब बेकार का वो ये होगा तुम्हारे, जो तुमको समझ में आएगा हम उसको स्पेशली बता रहे हैं, ठीक है। मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए, आगे वो सब ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इतना क्लियर है? लिखे ये सब, लिखे लिखे या नहीं लिखे बोलो? लिख रहे हैं। लिख लिया वो। बस 2 मिनट सर, वो टेबल वाला। हाँ लिखो लिखो लिखो, सब लिखो आराम से, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत समय। अब तो 2 ही चैप्टर बचेगा, वर्क और एनर्जी के बाद, एक साउंड और एक ग्रेविटेशन। पूरा दिसंबर तक समय है, आराम से हो जाएगा, तुम लोग आराम से पढ़ो। सर कर लिया। ठीक है चलो, ये
ये टेबल वगैरह हो गया और ये फोर्स हो गया। एक दो और प्रैक्टिस कर लो तुम लोग, ठीक है? हम यहाँ प्रैक्टिस करा देते हैं। एक सवाल खुद से कर लो। ये एम मास है, ये फोर्स लग रहा है 10√2 न्यूटन और ये एंगल है 45 डिग्री और बोला है फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा। करो। सर दोनों में 10 न्यूटन होगा। हाँ, दोनों में 10 न्यूटन होगा, सही बोलो। दोनों में 10 होगा सर। वो देखो यहाँ एफ एक्स बराबर क्या लिखोगे, एफ कॉस 45 डिग्री और एफ का वैल्यू क्या है 10√2 कॉस 45 1/√2 कट गया है, कितना आ गया 10 न्यूटन। एफ वाई बराबर क्या लिखोगे, एफ साइन 45 डिग्री, तो एफ का वैल्यू क्या है 10√2 साइन 45 क्या होता है 1/√2 कट गया है, कितना हो गया 10 न्यूटन। समझ में नहीं आया ना तुम लोग को? आ गया बोलो सर। सब सर आया है आ गया ना? आ गया चलो है। एक और सवाल कर लेते हैं। ये 60 न्यूटन है और ये 60 डिग्री भी है। बताओ एफ एक्स बताओ और एफ वाई बताओ, एफ एक्स क्या होगा और एफ वाई क्या होगा, बताओ। सर एफ एक्स होगा 30 बताइए। न्यूटन, एफ वाई होगा 30√3 न्यूटन। सर एफ वाई होगा 30√3 न्यूटन। देखो एफ एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ कॉस 60 डिग्री। एफ कितना है 60 है, कॉस 60 कितना होता है 1/2, ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। और एफ वाई बराबर क्या लिखेंगे, एफ साइन 60 डिग्री। एफ कितना है 60 है, साइन 60 कितना होता है √3/2, 30√3 न्यूटन। ठीक है, बताओ समझ में आया या नहीं आया इतना, बताओ। यस सर आ गया। आ गया ना? ठीक है, ये टेबल वगैरह सबका यूज करने आ गया, तुम लोग को कंपोनेंट लेने आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ सुनो, वर्क का अब हम डिफिनेशन तुम लोग को लिखाते हैं। देखो वर्क डन बराबर होता है कैलकुलेशन ऑफ वर्क। फिजिक्स में वर्क को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है? तो वर्क डन बराबर हम लोग लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट in the direction of force, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये वर्क डन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। वर्क डन को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अभी तुमको ऐसे मिला हुआ लगेगा एफ, देखो अब इसको वर्क डन होता है। देखो अब कुछ कुछ बात समझो तुम लोग, ठीक है? हम कुछ हाई लेवल का बात बता रहे हैं, ये तुम लोग का इतना बात से काम हो जाएगा, ठीक है? पर हम ऐसे ही तुम लोग को बता रहे हैं। वर्क डन जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये जानते हो कि नहीं जानते हो, बोलो। यस फोर्स सर। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, बोलो। ये सब पढ़े हो ना तुम लोग, डिस्प्लेसमेंट स्केलर होता है वेक्टर, बोलो। वेक्टर। सर वेक्टर क्वांटिटी होता है।
वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे याद रखना, नोट करके, ये फिर 11th वाला बात है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर will be scalar, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी स्केलर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? स्केलर रहेगा, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात, ये स्टेटमेंट तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, ये स्टेटमेंट समझना नहीं है, बस यहाँ तक तुम लोग को समझ में आ रहा है। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हम ये बात को जस्टिफाई करेंगे अभी, ठीक है। ये बात को जस्टिफाई करते हैं। सर आगे समझ सर, नोट वाली बात है। चलो ठीक है, अच्छा बात। देखो, अगर तुम लोग को समझ में आ गया है तो नोट का हम एक्सप्लेनेशन दे दे क्या, थोड़ा बहुत। देखो, नोट का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, नोट का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, नोट का, ठीक है। ये 11th क्लास का है पूरा प्योर, ठीक है। देखो, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बोलते हैं, देखो वेक्टर ऐसा रहता है, वेक्टर एक रहता है, एक मान लो वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का, ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो मेथड है। कितना मेथड है? दो मेथड है, ठीक है। एक क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। एक क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। और एक क्या है? डॉट प्रोडक्ट। एक क्या है? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब दो वेक्टर का जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आएगा, इसका रिजल्ट आएगा वेक्टर आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर आएगा। और दो वेक्टर का जब तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। क्या आएगा? स्केलर आएगा, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे इतना लिख लिए तुम लोग, इतना लिखे, इतना लिखे, बोलो। यस सर। ये सब लिखे, ये सब लिखे, ये सब मिटाएं हम, बोलो। सर मिटा दो। यस सर। देखो, थोड़ा 11 चलने देते हैं, थोड़ा सा बस, ठीक है। लिख के भूल जाना, लिखे रहो, ठीक है। देखो अब ये बात, देखो क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बीच में क्रॉस लगाएंगे। ये क्या है? क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन है, ठीक है। उसका क्या होगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ये तो होता है, बस तुम लोग इतना याद कुछ नहीं रखना है, बस तुम लोग इतना लिख के रखो, ठीक है। कभी 11 में आएगा तो घबरा मत जाना, ठीक है। अगर मौका मिलेगा तो हम पढ़ा देंगे, जैसे ही तुम लोग का ये 9th खत्म होगा ना तो ये सब हम पढ़ा देंगे। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और ये होगा कॉस थीटा। मॉड का क्या मतलब है? ये मॉड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड है। क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। मॉड का क्या मतलब है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड। मॉड का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड। बस इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। ज्यादा तुम लोग का दिमाग से ऊपर चल जाएगा, ऐसे भी जा रहा होगा। हम लोग आते हैं कोर्स का बात करते हैं। चलो जल्दी फटाफट इसको कॉपी करो, हम कोर्स का बात शुरू करते हैं।
लिख लिया। चलो अब ये वाला बात को समझते हैं जो हम लोग के काम का है। ठीक है, देखो यहाँ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो एक मिनट, तुम लोग को ये वाला बात बहुत गड़बड़ाएगा। ठीक है, तुम लोग इसी बात को उल्टा करके लिखो, इसको एक्सप्लेन करना और तुम लोग के लिए समझना बहुत आसान होगा। तो हम लिखाते हैं, तुम लोग वो वाला जो है ना वो भी सही है, पर तुम लोग जो समझोगे वो यहाँ से समझना। वर्क डन बराबर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट multiplied by displacement of object, displacement of object। ठीक है, ये डेफिनेशन तुम लोग लिखो, हो सके तो वो डेफिनेशन मिटा भी दोगे तो काट भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वो डेफिनेशन से तुम लोग को चीजें समझ में नहीं आएगी, इस डेफिनेशन से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो वर्क डन जैसे हम एग्जांपल से तुम लोग को समझाएंगे, ऐसे समझ में तुम लोग को कुछ नहीं आएगा। ये मतलब समझो, जैसे ये मास m है और ये फोर्स लग रहा है F और ये एंगल है थीटा। ठीक है, अभी तुमको बोलेगा ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया है F, कितना डिस्प्लेस हो गया है S, और बोलेगा फाइंड आउट वर्क डन बाय फोर्स, फाइंड आउट वर्क डन बाय द फोर्स F की वजह से कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन बराबर होगा F इंटू, अच्छा बताओ, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, S हो रहा है, S हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है। फोर्स जिधर डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे ये इधर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में मान लो Fx फोर्स लग रहा है, तो Fx लिखेंगे, Fx इंटू एक्स एस, नहीं लिखेंगे क्या? अरे बोलो नहीं लिखेंगे। इस डायरेक्शन में फोर्स सारा F लग रहा है क्या? ये तो हम लोग पहले अभी किए थे ना, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, नहीं किए थे क्या? इधर जब तुम फोर्स लगा दे तो इसका कुछ कंपोनेंट लगता था ना। जैसे यहाँ पे मान लो अगर 10√2 न्यूटन, ठीक है, और ये थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो बताओ Fx बराबर कितना हो जाएगा, 10√2 cos 45, ये कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। cos 45 1/√2 होता है, ठीक है, cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, तो √2 कट जाएगा, 10 न्यूटन होगा। ठीक है, तो देखो इधर तो ज्यादा फोर्स लग रहा था, 10√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 10 में, और यहाँ पे क्या लग रहा है तुमको, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। तो तुमको ये 10 न्यूटन का फोर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, इस डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या होगा, 10 इंटू एस। नहीं आया समझ में? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो तुम फोर्स कौन सा लोगे, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है। कौन सा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है, Fx। तो Fx को फाइंड करो। Fx को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये जो F है उसका cos 45 लेना होगा, अगर ये थीटा है तो cos थीटा लेते। ठीक है, यहाँ cos 45 लिए तो ये आंसर आया 10, तो ये Fx पता चल गया 10 है, तो 10 से x को मल्टीप्लाई किया तो 10x आंसर आ गया। नहीं आया ना समझ में, बोलो आया या नहीं आया? ये बात थोड़ा बहुत आया? सर थोड़ी सी आई। एक दो और एग्जांपल ले रहे हैं, एक दो और एग्जांपल ले रहे हैं, घबराओ मत। चलो कॉपी करो, तो इसको पहले इसको कॉपी करो, कॉपी करते चलो फटाफट। अभी पहले हम लोग वर्क समझ लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, वर्क समझ में आ ही जाएगा। और इतना बढ़िया तुम लोग को हम बता दिए फंडामेंटल, तुम कभी दिक्कत नहीं होगा। अभी में वेरिएशन लाते हैं, डाउट लाते हैं, सब लाते हैं। तुम लोग जल्दी कॉपी करो फटाफट।
कर लिए कॉपी? बोलो। नहीं? अरे बोलो ना भाई, कॉपी हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया, कराओ नेक्स्ट। हो गया सर। मान लो कल ऐसा हो जाए एग्जाम्पल के रूप में, ये सरफेस है और ये मास m है और ये फोर्स F लग रहा है और ये एंगल थीटा है और ये हम बोले हैं d1 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, d1 ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, इस फोर्स के लगने पे। तो बताएंगे वर्क डन बताओ कितना होगा, वर्क डन बताओ कितना होगा। बताओ सर आंसर बताओ कितना होगा वर्क डन। F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। F cos देखो theta वर्क डन बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको लिखेंगे एफ एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ इंटू एफ एक्स, एफ कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दे, एफ कॉस थीटा इंटू d1 लिख दे ऐसे डायरेक्ट, बोलो। एफ यस एक्स सर। लिखते, एफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख दिए, तो ये हो गया एफ इंटू d1 इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख देंगे। बोलो समझ में आया ये बात कि नहीं आया? आ गया ना? अरे ये आंसर आया या नहीं आया सबका? आ गया ना? मिटा दे ये। चलो और देखते हैं एग्जांपल। जैसे मान लो कल ऐसा हो जाए एग्जांपल के रूप में कि ये मास है और ये फोर्स है, ये 30 डिग्री है और ये फोर्स है 30√3 न्यूटन, ठीक है। अब बोल रहे हैं और ये डिस्प्लेस हुआ है 2 मीटर, कितना मीटर? 2 मीटर। तो बोल रहा है वर्क डन कितना होगा, निकालो वर्क डन कितना होगा। बोलो भाई एंगल कितना होगा वर्क डन? सर 90। 90। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ वर्क डन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इंटू एस इंटू कॉस, सॉरी ये फोर्स लिखो, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ये लिखेंगे। तो फोर्स कितना है 30√3 और कॉस थीटा मतलब कि कॉस 30 डिग्री, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 2, 30√3 कॉस 30 डिग्री कितना होता है बताओ, √3/2 होता है। जाके देखो हम चार्ट में लिखाए हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा, ओ सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, ये 90 जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है मेरे भाई लोग, जूल होता है, ठीक है। एक बार देख लो यूनिट देख लो, यूनिट क्या होगा, वर्क डन बराबर क्या है, एफ इंटू एस है तो फिजिकल दो ही क्वांटिटी है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर, इसको कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोग को, आ रहा है? आ गया सर। आ रहा है ना? ये वाला सवाल आया समझ में, ये सवाल आया समझ में आ तुम गया लोग, सर। आ गया ना, ठीक है। और ये यूनिट भी आ गया समझ में, ठीक है। सर अब देखो इसी यूनिट में एक सवाल आता है बोर्ड लेवल का, बोलता है डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल, 1 जूल को डिफाइन करो, ठीक है। तो देखो जब तुम फोर्स लगाओगे
मास m है, ठीक है। अभी तुमको क्या लाना है, 1 जूल लाना है ना, तो ये 1 न्यूटन होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। अगर मान लो तुमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, फोर्स कितना लगाया 1 न्यूटन, और डिस्प्लेस कितना कर दिया 1 मीटर, तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं व्हेन वी अप्लाइड फोर्स of 1 Newton and the displacement of an object would be 1 meter, then we can say that we have done the work of 1 joule, ठीक है। सर ऐसा कुछ लिखते हैं। अरे ऐसे इंग्लिश बोल रहे हैं यार, मतलब इसमें क्या इंग्लिश हम तुमको लिखा है क्या, डिफाइन 1 जूल बोलो, लिखा है इंग्लिश क्वेश्चन में क्या, अरे डिफाइन 1 जूल बोला है, ठीक है। तो वर्क डन बराबर होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये 1 न्यूटन होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, 1 1 होगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो अगर 1 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया और 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे वर्क डन कितना हुआ है 1 जूल हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात कि नहीं आ रहा है तुम लोग को, बोलो सर एक डाउट है बोलो, पूछो क्या डाउट है। सर। सर्कल में जैसे कोई जा रहा है बंदा, सर डिस्प्लेसमेंट हो गई, वापस ओरिजिन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी 0, तो सर वर्क हाँ डन भी 0 हो जाएगा फिर? नहीं, वो वर्क डन जो कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो छोटा छोटा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ ये बात 11th में है, ये सब हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये मास m है और इसको तुम फोर्स लगा रहे हो, तो देखो ये फोर्स का डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है हमेशा। तुम एक फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ लगा रहे हो क्या, ये फॉर्मूला तब वैलिड है ना जब तुम फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हो। एक बताओ, ये बताओ कि इसमें फोर्स तो तुम चेंज करते जा रहे हो ना, फोर्स क्या कर रहे हो, जैसे पता नहीं तुम कैसे सवाल पूछे हो, तो तुमको हम उसी ढंग से रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कि जैसे ये देखो बालक, ये मास m है और तुम इसको लगा रहे हो फोर्स, तो इसको ले जाने के लिए एक बार यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे, फिर जब ये मास यहाँ आ जाएगा तुमको इधर फोर्स लगाना होगा, जब ये मास यहाँ आ जाएगा तो तुमको इधर फोर्स लगाना होगा। तो इस तरह से तुम फोर्स का डायरेक्शन हमेशा चेंज करते जा रहे हो ना, नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं सर। ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है, जब तुम फोर्स का डायरेक्शन क्या रख रहे हो, फिक्स रख रहे हो, तब तक जब तक ये डिस्प्लेस हो रहा है पर्टिकुलर इंटरवल तक, तब तक। समझ में आया ये बात, नहीं आया, हो गया सर, उसका बालक आ गया ना, ठीक है। चलो यहाँ ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। 1 जूल ये जूल। अब देखो, अब तुम लोग को हम थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये तो बेसिक बात हो गई, अब थोड़ा सा हम तुम लोग को कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूजन देखो, ये पहले मैथमेटिकल कंफ्यूजन करते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ मास m है, ये फोर्स है, और ये दिया है तुमको 30 डिग्री और ये दिया है 60 न्यूटन, ठीक है। और ये डिस्प्लेस हो गया है 2 मीटर और बोला है फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, बोलो क्या होगा, कैसे करेंगे। वर्क डन में फोर्स कौन सा लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर एंगल तो दिया नहीं है। देखो एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे आंख नाक मुंह बंद करके, एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहोगे, 60 होगा और इसका एफ आंसर। कॉस 30 डिग्री इंटू 2, कॉस 30 cos डिग्री 60 4 आएगा से इधर। 60 √3/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया 60 √3 जूल। ये गलत है, ठीक है। ये गलत क्यों है, इसका आंसर 60 है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या बोले, इसका आंसर 60 है। अरे चुप रहो, हमको बताने दो, ठीक है। तुमको आ गया, बताते समय मत बोलो। देखो जब कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक। तो ये जो कॉस थीटा लेते हैं, इसमें थीटा कौन सा होता है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा। तो ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री है ना। ये एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है ना। अरे बताओ, नहीं आ रहा समझ में। ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो तुमको 60 लेना चाहिए या 30 लेना चाहिए, बोलो। हम बताए थे ना, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको क्या लो, कॉस लो। तो अगर तुम कॉस ले रहे हो तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए, 30 के बदले तुमको क्या लेना चाहिए 60 लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ कॉस 60 डिग्री इंटू 2, और फोर्स कितना है 60 न्यूटन है, और कॉस 60 कितना होता है 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 60 जूल आ गया।
नहीं आया ना समझ में? बोलो, आ गया बताओ। सर। आ गया, ठीक है। सर आ गया। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बच्चा क्या करता है, कभी कभी कॉस वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा रट के चला जाता है, क्योंकि बुक कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा बुक में ऐसा डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन का फॉर्मूला रहता है एफ एस कॉस थीटा, और थीटा ले लेता है एंगल और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फोर्स एंड ये, ठीक है। इस तरह से भी डिफाइन करते हैं इसको। तो थीटा जो है तुमको ये कॉस थीटा तो लिखना है, पर हमेशा क्या लेना है तुमको, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल देखना है, ठीक है। किसके किसके बीच का एंगल देखना है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल देखना है, ठीक है। बोलो ओके यहाँ सर। तक क्लियर है कि नहीं है? सर क्लियर बात? क्लियर है। क्लियर है ना बात? हाँ। सर अब क्लियर है। देखो यहाँ पे कुछ, इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करो। सर कर लिया। कल कर लिए कॉपी? अब यस देखो सर। यहाँ पे कुछ नहीं कुछ सर, बात रुको रुको देखो यहाँ रुको पे। सर, 2 मिनट। गुड इवनिंग गुरु से चलो लिख लिए होगे तुम लोग? लिख लिए? यस सर। चलो ठीक है, हम आगे बताते हैं फिर। देखो अब कुछ कुछ बात समझो यहाँ पे। कुछ वैल्यू तुम लोग को याद रखना होगा। दो दो वैल्यू और हम याद दिलाएंगे। देखो एक होता है cos 90 डिग्री, इसका आंसर होता है 0, और एक होता है cos 180 डिग्री, इसका आंसर होता है -1। ये दो याद रखना, ठीक है। cos 0 डिग्री ये सब तो लिखाई दी है। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मान लो एग्जाम्पल के रूप में ऐसा आ जाए, ये मास m है और इधर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर, तो बताओ वर्क डन कितना होगा? बताओ कितना होगा वर्क डन? 20 जूल। बताओ। सर 20 जूल। ठीक है, देखो हम स्पष्ट लिखाए हैं। फोर्स वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, एफ इंटू एस लिखेंगे। इसमें फोर्स कौन सा लेंगे, जो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में यही फोर्स लग रहा है ना, तो ये 10 इंटू क्या कर देंगे 2, यानी 20 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा सोचेंगे नहीं आ समझ में? बोलो, बताओ। सर आ गया अरे समझ। नहीं आया समझ में? आ गया आ ना? गया, आ गया सर, आ गया। चलो ठीक है। सर मतलब इसमें हमने परपेंडिकुलर ले लिया ना उसको, मतलब 90 डिग्री आ गया तो इस सीधे हमने उसको 0 कर दिया, इसलिए हमने हर डायरेक्टली इसमें फोर्स इंटू हमने डिस्प्लेसमेंट करना है इस केस में। अरे ऐसा नहीं है, तुम देखो फोर्स किधर लग रहा है, तुम रट क्यों रहा है सब चीज को? फोर्स किधर लग रहा है बालक, इधर लग रहा है ना, बोल रहा हूँ मैं। इधर लग रहा है ना फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इधर ही हो रहा है ना। तो हम क्या लिखाएं, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट करो। तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है, 10 लग रहा है ना, तो 10 इंटू 2 कर दिए। जो ओके सिखा सर। रहे हैं वो सीखो, रटो मत। ये तो हम ऐसे वैल्यू लिखा दिए हैं, ठीक है। नहीं सर, वो ऊपर से देख के चलो अब आपसे देखो पूछ यहाँ रहा पे, है जैसे ना। मान लो, देखो यहाँ सुनो, जैसे मान लो अभी एग्जांपल हम तुमको दूसरा बोले कि एक का पुली है, ठीक है। पुली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पुली को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? नहीं पता तुम लोग को? कुछ इंग्लिश भी नहीं पता तुम लोग को, ठीक है। और वो मास m मास लेके आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब मान लो वो डिस्प्लेस हो गया है s इजिकल टू 2 मीटर, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका 2 मीटर, ठीक है। अरे बोलो समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, यस सर। नहीं आ रहा है? अब देखो ये कूली को बोलते हैं पोर्टर, क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग, पोर्टर।
नहीं आ रहा समझ में? कूली को क्या बोलते हैं भाई? पोर्टर बोलते हैं, पोर्टर, PORTER, ठीक है, तो पोर्टर बोलते हैं, पोर्टर। एक वो लड़का था ना जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा था, कहाँ गया हो? मान लो एक कूली जो है, ये मांस को यहाँ से उठा करके इधर ऐसे सीधा एकदम ऐसे चलते हुए यहाँ ले आया। अगर हम तुमसे पूछेंगे फाइंड आउट वर्क डन बाय पोर्टर, ठीक है, फाइंड आउट वर्क डन बाय पोर्टर, तो इसका आंसर क्या होगा बोलो? देखो यहाँ सुनो, एक बात बताओ, ये कूली कर क्या रहा है? अपने सर पे मांस रखा हुआ है। कहाँ पे मांस रखा है? ये अपने सर पे मांस रखा है, तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, नीचे तक की तरफ फोर्स लग रहा है ना, m इंटू a और mg। ये तो तुम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में भी किए थे, नहीं किए थे क्या? अरे बोलो, बोल का ही नहीं रहा कोई, नहीं लग रहा है क्या mg? सर लग रहा ये है, बात से मान रहे हो या नहीं मान रहे हो यार? mg मान रहे लग हैं। रहा है ना, ठीक है। ये फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसका सर इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, यानी इसका सर ऊपर की तरफ इतना ही फोर्स लगा रहा होगा mg। इसका सर कितना फोर्स लगा रहा होगा? mg ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। ये बात मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? बोलो, सर मान रहे हैं हम। मान रहे बताओ, मान रहे हो ना? देखो फोर्स अब ऊपर लग रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। आगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, और फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट F cos 90 डिग्री लिखोगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना S है, ये बस हमें इधर से उधर लिख दिए हैं। तो ये cos F को F रहने दो, S को S रहने दो, और cos 90 कितना होता है? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0 जूल। कितना आ जाएगा? 0 जूल। इसका मतलब जो है कूली कोई वर्क नहीं किया। फिजिक्स के भाषा में क्या हुआ? कूली कोई वर्क नहीं किया इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, ठीक है। ये फिजिक्स का भाषा है, ठीक है। नहीं आ रहा है ना समझ में? नहीं सर, आ रहा है, बोलो, आ रहा है सर। ये आ रहा है। समझ में ना? ठीक है, आ गया ना ये बात समझ में? तो ये 90 डिग्री वाला फंडा है, ठीक है। अब ये cos 180 डिग्री वाला एक एग्जांपल हम तुम लोगों को बता देते हैं। जैसे मान लो ये वाला कॉपी कर लो, कॉपी करो, पहले कॉपी करो फटाफट। सर कर लिए। अरे यार इसलिए रेटिंग खराब हो गया। सर कर लिया कॉपी। कौन चैटिंग कर रहा है भाई? कुम्हार, क्वार्टर मतलब कुम्हार। हो सकता है बात, हमको कूली का मतलब हमको पता नहीं है, मतलब इंग्लिश में इसका याद नहीं आ रहा है। चलो देखो यहाँ सुनो, अब cos 90 cos 180 वाला बताते हैं। देखो एक एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, और तुम मास को m को इधर आगे ले जा रहे हो, F फोर्स लगा के आगे ले जा रहे हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S। कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट F, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये आगे ले जा रहे हो, वर्क डन
बाई फ्रिक्शन फोर्स ये क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो आंसर होगा, जब तुम ये मास आगे जा रहा है, ठीक है, मास कितना जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा फ्रिक्शन फोर्स पे एफ, स्मॉल एफ से दिखाते हैं, और एस, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। देखो यहाँ सुनो, हम तुम लोग को एक और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक टाइप का है, तुम लोग मान के चलो, तुम लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। वर्क डन बराबर तुम लोग लिखना एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इजकल टू एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक का यूज करोगे तो थोड़ा खुशनुमा जिंदगी बीतेगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, थोड़ा तुम परेशान हो जाओगे, ठीक है। अब देखो इसका अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे फोर्स फ्रिक्शन, जब ये मास इधर चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, बोलो, इस डायरेक्शन में लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस बात से सहमत हो या नहीं हो, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा ना यार, नहीं लगेगा, बोल ही नहीं रहा है कोई, अरे बोलो ना यार, ये जब फोर्स मास इधर डिस्प्लेस होगा तो फ्रिक्शन फोर्स एकदम जस्ट अपोजिट लगेगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये एस इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये कितना है, 180 डिग्री है ना, है या नहीं है, इन दोनों के बीच का एंगल बोलो, 180 डिग्री है ना इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे लिखो तुम जनरल फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लिखे, एस लिखे, और यहाँ कॉस थीटा लिखे, तो हो गया एफ एस, और यहाँ पे कॉस क्या लिखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है -1, तो माइनस एफ एस आंसर आएगा। नहीं आया ना समझ में, अरे बताओ नहीं आया समझ में ये बात, क्या आया सर समझ? आया या नहीं आया, सर आ वर्क गया, डन बाय फ्रिक्शन सर एक बार माइनस फिर एफ एस से होगा, समझाना। ठीक है। देखो हम बोल रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अगर तुमको चाहिए, ठीक है, तो हम बोले ये शॉर्ट ट्रिक यूज करो, ये ज्यादा मतलब हमेशा यूज करो ये शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। हम तुम लोग को समझाने के लिए यही शॉर्ट ट्रिक बोलेंगे, यही यूज करो, पर ये रट्टा वाला बात है, एक्चुअल में जो सच बात है वो हम पहले तुम लोग को समझाए हैं, अब हम तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है, एफ एस इंटू कॉस थीटा, तो फोर्स कौन सा लेते हैं, जो फोर्स एक्ट हो रहा है जिसकी वजह से फ्रिक्शन वर्क डन निकालना है, ये वर्क डन में फोर्स कौन सा लेते हैं जिसकी वजह से वर्क डन निकालना है तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लेंगे, यहाँ पे कौन सा लेंगे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा लिख दिया, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कौन सा फोर्स वेक्टर जिसकी वजह से तुमको वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर कौन सा होगा फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री, तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो माइनस एफ एस आंसर आएगा। नहीं आया समझ में, इतना आया तुम लोग को, थ्योरी क्लियर हुआ आज, बोलो जल्दी से, यस सर। ठीक है ना। चलो अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे सर और एक फिर डाउट है, पढ़ेंगे, ठीक है, पूछो डाउट पूछो। सर वर्क डन नेगेटिव हो सकता है? आया तो निगेटिव ना, नहीं आया क्या, आया सर। फिर तुम जब आ गया तब भी पूछ रहे हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, ठीक है। वर्क डन 0 पॉजिटिव निगेटिव सब हो सकता है, ठीक है, ये भी लिख लेना, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव निगेटिव एंड मे बी 0, मतलब वर्क डन में बी पॉजिटिव 0 नेगेटिव ये सब लिख लेना तुम, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।